हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल डी स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ की प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 9 है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए, यहाँ पर ए एक समुच्चय है जहाँ पर एक्स है और एक्स का मान बिलोंग करता है जेड, और जेड होती है हमारी पूर्णांक संख्याएं। जेड होती है पूर्णांक संख्याएं। और संख्याओं पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। और एक बार बता देता हूँ कि पूर्णांक संख्या होती है 0 से लेकर प्लस माइनस में सभी अनंत तक सभी संख्याएं, अर्थात 0 से लेकर प्लस माइनस में सभी संख्याएं, लेकिन उनमें केवल पूर्ण संख्याएं होगी, जैसे 1, 2, 3 ऐसे 1.6 दशमलव वाली संख्याएं शामिल नहीं होगी। तो इस प्रकार यहाँ पर x का मान बिलोंग करेगा पूर्णांक से, और x का मान 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, और 12 से छोटा होगा या 12 के बराबर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि x का मान 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, और 12 से छोटा होगा और 12 के बराबर होगा, लेकिन होगा केवल पूर्णांक, यानी दशमलव वाली संख्या शामिल नहीं होगी x में, केवल पूर्ण संख्या, जैसे 1, 2, 3। यहाँ पर जैसे 0 से बड़ी या 0 से बराबर होगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो कहने का मतलब है समुच्चय ए में 0 से लेकर 12 तक संख्याएं शामिल है। में दिया गया निम्नलिखित संबंध आर में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। अब हमें सिद्ध करना है कि यह संबंध एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता का मतलब समतुल्य, सममित और संक्रामक। हम जानते हैं कि जो संबंध समतुल्य, सममित और संक्रामक होता है उसे कहते हैं तुल्यता संबंध। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमें दो सवाल है, ये पहला है, तो इसे हमें समतुल्य, सममित और संक्रामक सिद्ध करना है। तो सबसे पहले करते हैं समतुल्य। तो सबसे पहले लिखते हैं इसका हल। तो संबंध है अपना ये, एक बार लिख लेते हैं इसे, या फिर लिखते हैं हल। तो लिखेंगे समतुल्य के लिए, पहले करेंगे समतुल्य के लिए जांच। अब हम जानते हैं कि कोई भी संबंध समतुल्य कब होता है, कि जब समुच्चय में से प्रत्येक अवयव के लिए खुद का खुद के साथ संबंध हो, तब वह समतुल्य कहलाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ए का बी के साथ संबंध कब है, जब a माइनस बी का मापांक 4 का गुणज है, अर्थात a माइनस बी के मापांक में 4 का भाग जाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब a का a के साथ संबंध होगा, इसका मतलब कि a माइनस a का मापांक और उसमें 4 का भाग जाना चाहिए। और यहाँ पर a माइनस a यानी 0 और 0 का मापांक यानी 0, तो 0 में तो 4 का भाग जाता ही है, 0 उतराएगा बना। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि यहाँ पर संबंध में प्रत्येक अवयव के लिए खुद का खुद के साथ संबंध है, अर्थात यह एक समतुल्य संबंध है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि समुच्चय ए में परिभाषित संबंध, समुच्चय ए में परिभाषित संबंध आर में ए का ए के साथ संबंध है फॉर ईच यह लगाना अनिवार्य है। इसका मतलब है कि प्रत्येक ए है उसका मान लिया है हमने हमारे समुच्चय ए से, बाहर से नहीं लेना है, अर्थात ए यहाँ पर ए का जो भी मान रखेंगे वो बिलोंग करेगा हमारे समुच्चय ए से। और समुच्चय है हमारा 0 से लेकर 12 तक सभी संख्याएं, जिसमें दशमलव वाली संख्याएं शामिल नहीं है। तो हम यहाँ पर ए की जगह केवल 0 से लेकर 12 तक संख्या ही रख सकते हैं, और प्रत्येक संख्या के लिए खुद का खुद के साथ संबंध होगा, क्योंकि a माइनस a यानी 0 और 0 में 4 का भाग जाता है। इस प्रकार 0, 1, 4 का गुणज है। अतः दिया गया संबंध एक समतुल्य संबंध है। अब सिद्ध करेंगे सममित। तो लिखते हैं सममित के लिए सममित। हम जानते हैं कि कोई भी संबंध सममित कब होता है, कि जब a का संबंध b के साथ है तो b का संबंध भी a के साथ होना चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि, और यह बात प्रत्येक अवयव पर लागू होनी चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि a का संबंध b के साथ कब है, जब a माइनस बी 1, 4 का गुणज है, a माइनस बी का मापांक 1, 4 का गुणज है। तो यहाँ पर जब a का संबंध b के साथ होगा तो b का संबंध भी a के साथ होगा। कैसे, जैसे मान लेते हैं हमारे पास a का संबंध b के साथ है, इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस बी का मापांक 4 का गुणज होगा, 4 का गुणज। तो a माइनस बी का मापांक 4 का गुणज होगा, तो b माइनस a का मापांक भी 4 का गुणज होगा। कैसे,
जैसे हमारे पास है 2, जैसे मान लेते हैं हमारे पास संख्या है 4 और 2, सॉरी 6 और 2 मान लेते हैं, तो यहाँ पर 6 माइनस 2 यानी 4, और 4 का मापांक हो जाएगा 4, तो 4 का गुणज है यानी 4 में 4 का भाग जाता है। इसी प्रकार ये हो गया 6 का 2 के साथ संबंध। तो अब हमें सिद्ध करना है 2 का 6 के साथ संबंध, तो 2 का भी 6 के साथ संबंध होगा, क्योंकि 2 माइनस 6 बराबर हो जाएगा -4, और मापांक लगने के कारण ये हो जाएगा 4, और 4 में 4 का भाग जाता है। तो इस प्रकार a का संबंध जब b के साथ होगा तो b का संबंध भी a के साथ होगा, क्योंकि यहाँ पर मापांक लगने के कारण माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब a का संबंध b के साथ होगा तो इस संबंध में b का संबंध भी a के साथ होगा, अतः यह एक सममित संबंध है। चूंकि समुच्चय a में परिभाषित संबंध R में जब a का संबंध b के साथ है तो b का संबंध भी a के साथ होगा। फॉर ईच यानी प्रत्येक a और b लिया है हमने हमारे समुच्चय a से, कहीं बाहर से नहीं लिया। a और b का मान केवल और केवल समुच्चय a से रखना है जो हमें दिया गया है। अतः दिया गया संबंध R एक सममित संबंध है। सममित संबंध है। अब सिद्ध करेंगे संक्रामक। तो हम जानते हैं कि कोई भी संबंध संक्रामक कब होता है, कि जब a का संबंध b के साथ है और b का संबंध c के साथ है। पहले ये दो कंडीशन लागू हो जानी चाहिए कि a का संबंध b के साथ और b का संबंध c के साथ, तब a का संबंध भी c के साथ होना चाहिए, तब तो यह संबंध संक्रामक कहलाएगा, अन्यथा यह संक्रामक नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब a का संबंध b के साथ है, मतलब a माइनस b का मापांक 4 का गुणज है, अर्थात a माइनस b के मापांक में 4 का भाग जाता है, और b का संबंध c के साथ है, अर्थात b माइनस c में 4 का भाग जाता है, तो a माइनस c भी 4 का गुणज होगा। कैसे कि जिस प्रकार मान लेते हैं हमारे पास एक संख्या है, हमारे समुच्चय a से ले लेते हैं, तो मान लेते हैं जैसे 6 और 2, 6 का संबंध 2 के साथ का मतलब है कि 6 माइनस 2 का मापांक यानी 4, और 4 का मापांक यानी 4, और इसमें यह 4 का गुणज है। तो इस प्रकार 6 का संबंध 2 के साथ है। अब 2 का संबंध मान लेते हैं हम जैसे 10 के साथ, तो 2 का संबंध 10 के साथ का मतलब है 2 माइनस 10 का मापांक यानी -8, और -8 का मापांक +8। तो यहाँ पर माइनस का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मापांक के कारण माइनस चिन्ह प्लस में बदल जाएगा। तो और 8 4 का गुणज अर्थात 8 में 4 का भाग जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर 6 का संबंध 2 के साथ है और 2 का संबंध 10 के साथ है। तो ये दो कंडीशन लागू हो चुकी है। अब जब संक्रामक सिद्ध करना है तो यहाँ पर 6 का संबंध भी 10 के साथ होना चाहिए, क्योंकि जब a का संबंध b के साथ और b का संबंध c के साथ, तो संक्रामक होने के लिए a का संबंध भी c के साथ होना चाहिए, यानी 6 का संबंध भी 10 के साथ होना चाहिए। और यहाँ पर 6 का संबंध 10 के साथ है, क्यों? क्योंकि 6 माइनस 10 यानी -4, और -4 यानी -4 का मापांक यानी +4 यानी यह एक 4 का गुणज है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब इस संबंध में जब a का संबंध b के साथ है और b का संबंध c के साथ है, तो a का संबंध भी c के साथ होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह एक संक्रामक संबंध है। लिखेंगे संक्रामक, तो लिखेंगे समुच्चय a में परिभाषित, चूंकि समुच्चय a में परिभाषित संबंध R में जब a का संबंध b के साथ है और b का संबंध c के साथ है। यहाँ पर मैंने जब क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर पहले ये दो कंडीशन लागू हो जानी चाहिए कि a का संबंध b के साथ और b का संबंध c के साथ, तब a का संबंध भी c के साथ होगा। फॉर ईच लगाना अनिवार्य है, क्योंकि फॉर ईच का मतलब होता है प्रत्येक, नहीं तो यह बात किसी के लिए भी लागू हो सकती है। जब फॉर ईच लगा देंगे तो इसका मतलब है कि प्रत्येक
प्रत्येक ए बी और सी का मान बिलोंग करता है समुच्चय ए से, बाहर से बिलोंग नहीं करेगा। अतः दिया गया संबंध R एक संक्रामक संबंध है। तो इस प्रकार यह संबंध समतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। और हम जानते हैं कि कोई भी संबंध जब समतुल्य होता है, सममित होता है, संक्रामक होता है तो उसे कहते हैं तुल्यता संबंध। तो इस प्रकार इसे हम कह सकते हैं कि एक तुल्यता संबंध, और यही हमें सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि यह संबंध एक तुल्यता संबंध है। अब आता हमारा सवाल नंबर 9 का दूसरा भाग, और दूसरा भाग है कि यदि संबंध R अपना A का B के साथ संबंध तब है जब A B के बराबर है, और इसे सिद्ध करना एक तुल्यता संबंध। तुल्यता यानी समतुल्य, सममित और संक्रामक, क्योंकि जो संबंध समतुल्य, सममित और संक्रामक होता है उसे कहते हैं तुल्यता संबंध। तो यह तो एकदम सिंपल सा ही है, क्योंकि एक का मान B के बराबर है तो यह समतुल्य भी होगा, सममित भी होगा और संक्रामक भी होगा। जैसे हल करते हैं इसका हल। तो संबंध है अपना R, तो लिखेंगे सबसे पहले समतुल्य के लिए समतुल्य। तो हम जानते हैं कि कोई भी संबंध समतुल्य कब होता है, जब A का संबंध B के साथ, प्रत्येक अवयव का समुच्चय के प्रत्येक अवयव का खुद के साथ संबंध होना चाहिए। और यहाँ पर देखते हैं कि जैसे मान लें A का A के साथ संबंध है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि A के बराबर है। और यह तो एक सिंपल सी बात है कि खुद तो खुद के बराबर ही होता है। जैसे 2 के बराबर है, 4 के बराबर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक अवयव के लिए, समुच्चय के प्रत्येक अवयव के लिए किसी भी प्रत्येक अवयव का खुद के साथ संबंध होगा। तो अतः यह एक समतुल्य संबंध है। तो लिखेंगे चूंकि समुच्चय A में परिभाषित समुच्चय A में परिभाषित संबंध R में A का संबंध A के साथ है। फॉर ईच A का मान लिया है हमने, यानी A का मान बिलोंग करता है हमारे समुच्चय A से। अतः दिया गया संबंध R एक समतुल्य संबंध है, समतुल्य संबंध है। तो इस प्रकार R एक समतुल्य संबंध है, और इसका रीजन मैंने बता दिया कि कोई भी संख्या खुद के बराबर तो होगी, अर्थात उसका खुद के साथ संबंध होगा, अतः यह एक समतुल्य संबंध है। अब सिद्ध करेंगे सम्मित। और हम जानते हैं कि कोई भी संबंध सम्मित कब होता है कि जब A का संबंध B के साथ है तो B का संबंध भी A के साथ होना चाहिए। और यहाँ पर हमारा संबंध है कि A का संबंध B के साथ तब है जब A B के बराबर है। तो यहाँ पर हम B की जगह कोई दूसरी संख्या तो ले नहीं सकते, क्योंकि जब हम इस प्रकार लेंगे कि 5 का संबंध 6 के साथ है तो यहाँ पर हमारा संबंध लागू नहीं हो रहा, क्योंकि संबंध कहता है कि A का संबंध B के साथ तभी होगा जब A B के बराबर होगा। और यहाँ पर 5 बराबर नहीं है 6 के, तो इसका संबंध दर्शाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा 5 5, क्योंकि 5 का संबंध 5 के साथ होगा, क्योंकि 5 5 के ही बराबर होता है और किसी के बराबर नहीं हो सकता। तो इस प्रकार इस सवाल में हम चाहे समतुल्य सिद्ध कर लें, सम्मित सिद्ध कर लें या संक्रामक सिद्ध कर लेनी तो हमें केवल और केवल वही संख्या लेनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी संख्या केवल और केवल खुद के बराबर हो सकती है और किसी के बराबर नहीं हो सकती। तो यहाँ पर लिखेंगे सममित के लिए, तो लिखेंगे चूंकि समुच्चय A में परिभाषित संबंध R में जब A का संबंध B के साथ है तो B का संबंध भी A के साथ होगा। फॉर ईच A और B का मान लेंगे हम हमारे समुच्चय A से। और यहाँ पर A और B सेम ही होगी, क्योंकि कोई भी संख्या खुद के बराबर केवल और केवल खुद के बराबर हो सकती है और किसी के बराबर नहीं हो सकती। तो इस प्रकार A और B लेंगे हम हमारे समुच्चय A से ही। अतः दिया गया संबंध R एक सममित संबंध है।
इसी प्रकार सिद्ध करेंगे संक्रामक। तो लिखते हैं संक्रामक के लिए तो कोई भी संबंध संक्रामक कब होता है? जब ए का संबंध बी के साथ हो और बी का संबंध सी के साथ हो, तो ए का संबंध भी सी के साथ होना चाहिए। और यहाँ पर ए का संबंध बी के साथ कब है? जब ए बी के बराबर है। तो यह संबंध संक्रामक तो होगा ही। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार मान लेते हैं हमारे पास ए का संबंध बी के साथ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी के बराबर है, और बी का संबंध सी के साथ है, इसका मतलब हुआ कि बी सी के बराबर है। तो ए का संबंध सी के साथ तो ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि ए बराबर होगा सी के, क्योंकि ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के। तो हम कह सकते हैं कि ए बराबर होगा सी के। तो इस प्रकार यह संबंध एक संक्रामक संबंध भी होगा। तो लिखेंगे क्योंकि संबंध आर में जब ए का संबंध है बी के साथ और बी का संबंध है सी के साथ, तो ए का संबंध भी होगा सी के साथ। फॉर ईच ए बी और सी का मान लिया है हमने हमारे समुच्चय ए से, अतः समुच्चय ए में परिभाषित संबंध आर एक संक्रामक संबंध है। तो इस प्रकार यह संबंध समतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। और हम जानते हैं कि जो संबंध समतुल्य, सममित और संक्रामक होता है उसे कहते हैं तुल्यता संबंध। तो इस प्रकार इसे कह सकते हैं तुल्यता संबंध। और यही हमें सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि ये प्रत्येक संबंध एक तुल्यता संबंध है।